अक्सर हमारे परिवारों में या रिश्तेदारों में हमने किसी न किसी को जरूर ऐसा देखा है जिसके दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं। कुछ लोग तो इसे सुंदरता का पर्याय भी मानते हैं। एक बहुत प्रख्यात अभिनेत्री हुआ करती थी मौसमी चटर्जी जी। उनका तो टेढ़े मेढ़े दांतों का स्वभाव ही उनकी मुस्कान का राज था। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसे टेढ़े मेढ़े दांत अगर आप अपने आसपास के जानवरों में या कुछ प्री हिस्टोरिक टाइम्स में देखेंगे तो आपको शायद ही कहीं पे क्राउडिंग नजर आए, या टेढ़े मेढ़े दांत आपको किसी न किसी बच्चे के डेंटिशन में नजर आए। पर अगर आप प्री हिस्टोरिक मैन यानी हमारे जो पूर्वज थे, अगर उनकी एंथ्रोपोलॉजी जिसमें कि हम स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स जिसको कहते हैं, उसमें भी यदि आप स्टडी करेंगे तो क्राउडिंग यानी टेढ़े मेढ़े दांतों की अवेलेबिलिटी या उसकी अकरेंस बहुत कम पाई जाती है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक हमारे दांत जो है टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और इससे हम क्या समझते हैं कि यदि हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो इसका हमारे फेस या हमारी ग्रोथ या हमारी चूइंग एफिशिएंसी के ऊपर यानी चबाने की क्षमता के ऊपर क्या क्या इसके असर पड़ते हैं। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि एक बहुत ही गलत धारणा है जिसमें यह समझा जाता है कि दांत जो है वो चेहरे का हिस्सा नहीं है, वो हमारे मुंह का हिस्सा है। तो आज मैं पहले बात तो ये आपको क्लियर कर दूं कि इस भ्रांति से बाहर निकलिए। दांत आपका मुंह का हिस्सा नहीं है बल्कि आपके पूरे चेहरे का हिस्सा है। यानी जिस तरीके से आंख आपकी चेहरे का हिस्सा है, नाक आपका चेहरे का हिस्सा है, उसी प्रकार से हमारे जो दांत कुदरत ने हमको दिए हैं ये भी इस ओवरऑल स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंटेग्रल हिस्सा है। कैसे? वो इस प्रकार से कि जो दांत होते हैं दो तरीके से आपके फेस को बैलेंस करते हैं। कैसे कि एक तरफ तो बाहर की जो गाल की मांसपेशी है और अंदर की जो जीभ की मांसपेशी है, इन दोनों का बैलेंस बना के रखते हैं। मतलब बाहर से जो गाल है वो अंदर की तरफ फोर्स लगाता है और अंदर से जो जीभ है ये बाहर की तरफ फोर्स लगाती है। तो इन दोनों के फोर्स के बीच में दांत खड़ा रहता है जो कि दोनों की बाउंड्री डिसाइड करता है। माने एक तरफ तो जीभ और एक तरफ जो गाल है इसको ये बैलेंस करता है। दूसरा, जब दांत ऊपर से नीचे आके मिलते हैं तो आपका जो ऊपर की हड्डी होती है जिसको मैक्सिला कहते हैं और जो नीचे की हड्डी है जिसे मैंडिबल कहते हैं, इसको आपस में टकराने से बचाता है, एक दूसरे को बैलेंस करता है। माने ये जो हमारी नीचे की हड्डी है मैंडिबल, ये ऊपर की हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती है, ये स्कल का हिस्सा नहीं होती है, परंतु इस पे जो दांत लगे हुए हैं और जो ऊपर के दांत हैं ये दोनों मिल के जो है इस फेस की वर्टिकल डायमेंशन को बनाते हैं। और ये जो ऊपर की हड्डी है ये नीचे के सपोर्ट के साथ एक दूसरे को बैलेंस करती है। तो जब भी कभी आपके दांत खत्म होते चले जाते हैं तो आपका ये जो बैलेंसिंग स्ट्रक्चर है अंदर और बाहर और ऊपर और नीचे का, ये डिस्टर्ब हो जाता है और मिड जो फेस होता है इसके अंदर प्रॉब्लम आने लगती है, जिसे हम कभी किसी और टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो अब जो हमने ये बात कह दी कि जो दांत है वो चेहरे का हिस्सा है और वही दांत अगर टेढ़े मेढ़े हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब हमारा जो चेहरा है उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई। इसको डेंटोफेशियल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जिसका मतलब दांत और फेस आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि यदि डिस्टर्ब हो जाएगा तो मिडिल जो फेस है उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी और उसी के कॉन्सिक्वेंटली जो लोअर आपका 1/3 फेस है उसके अंदर भी प्रॉब्लम आएगी। तो जब भी कभी दांत टेढ़े मेढ़े होंगे तो जो मुंह की प्रॉब्लम्स आएंगी वो तो आएंगी ही आएंगी, उसके अलावा जो चेहरे का डेवलपमेंट है वो भी ठीक से नहीं होगा, और क्योंकि डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा तो फंक्शन भी ठीक से नहीं होगा, जिसको कि हम कुछ देर में आगे डिस्कस करना शुरू करेंगे। अब इससे पहले मैं इस बात को डिस्कस करूं कि क्राउडिंग होती क्यों है, टेढ़े मेढ़े दांत होते क्यों हैं, इस बात को पहले पकड़ लेते हैं कि अगर किसी के दांत टेढ़े मेढ़े होंगे तो उसको प्रॉब्लम कहां कहां और कैसे कैसे आएगी, ताकि आप इसकी सीरियसनेस का अंदाजा समझ लें और उससे रिलेटेड कारण को समझ लीजिए, ताकि उपाय समझने में आपको आसानी हो जाए और इसका बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमने ये कही कि यदि आपका दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो जो हमारा डेंटोफेशियल कॉम्प्लेक्स है यानी जो चेहरे की ग्रोथ है उसके ऊपर डेफिनेटली फर्क आएगा।
या तो अंदर भी रह सकती है या इस साइड से, दोनों साइड से आपका मैक्सिला दबा हुआ भी रह सकता है। और जो आर्च का एक्सपेंशन है यानी मुंह के अंदर का जो तालू है और जो जीभ की जो जगह है वो दोनों दबी हुई हो जाएगी, क्योंकि दांत टेढ़े मेढ़े हो गए हैं और उन दांतों की जो पंक्ति है वो जैसे होनी चाहिए वैसे ना होने के कारण जो अंदर के जो स्ट्रक्चर होने चाहिए थे वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते। अब क्योंकि एक तरफ आपकी ग्रोथ अटक गई है यानी अंदर के स्ट्रक्चर आपके फंस गए हैं, तो ऊपर के जो स्ट्रक्चर है वो भारी हो जाएंगे। यानी अगर हमारे पास जीभ की प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिलेगी तो ऊपर तालू ठीक से नहीं मिलेगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैंने टंग टाई के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब तालू ठीक से नहीं बना और जीभ ठीक से नहीं बना तो जो बाहर की गाल की मांसपेशियां हैं वो हावी हो जाएंगी और वो धीरे धीरे करके जो जबड़ा है उसको सिकोड़ देंगी, ताकि आपका जो दांतों की जो पंक्ति है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिसके टेढ़े मेढ़े दांत है, उसको साइड से देखोगे तो उसको ये जो जॉ लाइन होती है ये आप देखोगे कि ठीक से डेवलप नहीं होती है, क्योंकि मसल्स इम्बैलेंस कर जाती हैं। तो ये जो जॉ लाइन का डेवलपमेंट है और जो ये आपका जाइगोमैटिक बोन है जिसको चीक बोन भी कहा जाता है, ये भी ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगी। तो दोनों यहाँ और यहाँ ये एरिया आपके अंडर डेवलप्ड रह जाएंगे। अब क्योंकि आपके दांत टेढ़े मेढ़े हो गए हैं और वो टेढ़े मेढ़े जो है शायद अंगूठा पीने की वजह से भी हो सकते हैं, टंग थ्रस्टिंग की वजह से भी हो सकते हैं, पर अब क्योंकि आपके दांत टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, दांतों की जो पंक्ति होनी चाहिए थी वो डिस्टर्ब हो गई है और अगर बाहर की तरफ ये क्राउडिंग निकल आएगी तो ये वाला जो ऊपर का होंठ होगा ये हल्का सा उठा रहने लगेगा, जिसकी वजह से सांस आप धीरे धीरे करके मुंह से लेना शुरू कर दोगे। और एक बार जब आप मुंह से सांस लेना शुरू कर दोगे तो आपको माउथ ब्रीदिंग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। अगर माउथ ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम समझनी है तो माउथ ब्रीदिंग का एक अलग से वीडियो बना हुआ है, वो मैं आपको अभी लिंक में दे दूंगा, उसको भी आप देखिए। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप समझ लीजिए। क्राउडिंग की वजह से माउथ ब्रीदिंग हो जाएगी और माउथ ब्रीदिंग फिर कहाँ कहाँ आपको हिट करेगी ये आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब क्योंकि दांत एक दूसरे के पीछे चले गए हैं, क्राउडिंग का मतलब क्या है कि भाई जगह कम है, लोग ज्यादा है। तो जब हम बस में चढ़ते हैं कि तो आप देखते हैं जब सीट नहीं होती है तो लोग खड़े हो जाते हैं, तो कोई सीधा खड़ा है, कोई टेढ़ा खड़ा है, कोई आगे खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है। तो इसी तरीके से जब हमारे पास जगह कम हो गई तो कुछ दांत आगे चले जाएंगे, कुछ दांत पीछे चले जाएंगे। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि इस तरीके की दरारें आ जाएंगी जिसको कि आप ब्रश से साफ नहीं कर पाओगे। तो ऐसी स्थिति में जब आप ब्रश से साफ नहीं कर पाओगे तो वहां पे खाना फंसने लगेगा और वो सड़ने लगेगा, और सड़ा हुआ खाना क्या करेगा, बैक्टीरिया को जन्म देगा। और वो बैक्टीरिया क्या करेगा, वो पहले तो प्लाक बनाएगा, फिर कैल्कुलस बनाएगा, फिर पाइलिया बनाएगा और धीरे धीरे करके आपके मसूड़ों में सूजन कर देगा, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो इन्फेक्शन लग गया उस एरिया के अंदर। और वो जो मसूड़ों में सूजन आ जाएगी वो बाद में पाइलिया का फॉर्म लेके आपके दांतों के बीच की हड्डी को भी खा जाएगी और दांतों के अंदर सड़न भी करेगी। आप एक के बाद एक फिलिंग कराते रहोगे जो बाद में रूट कैनाल में कन्वर्ट हो जाएंगी, कैप में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हो अगर आप क्राउडिंग का मैनेजमेंट शुरू में ही कर लो, जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं उनको शुरू में ही सही कर लो। क्योंकि जगह जगह खाना फंसेगा तो ऑब्वियस सी बात है बैक्टीरिया बनेगा, और जैसा मैंने बताया कि पाइलिया होगा और दांतों में कैविटीज लगेंगी, रूट कैनाल होने की संभावना होगी, क्राउन्स होंगी, और इसके अलावा मुंह से बदबू भी आएगी, हाइलिटोसिस हो जाएगी। हाइलिटोसिस क्यों होगी, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया बना हुआ है वही सल्फर कंपाउंड्स बनाएगा और सल्फर कंपाउंड्स की वजह से हमेशा मुंह से स्मेल का भी आपको प्रॉब्लम रहेगा। तो क्राउडिंग की वजह से हाइलिटोसिस की भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि दांतों का सहारा लेके बोले जाते हैं, जैसे कि ल, जैसे प, जैसे फ, जैसे क। इसमें कुछ दांतों के पिछला सतह का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ टिप का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ होंठ और दांत दोनों का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ तालू का आगे वाला हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्योंकि अब जगह कम हो गई है और आगे पीछे हो गई तो जीभ जो है ठीक तरीके से उसको सपोर्ट नहीं ले पाती है, तो अक्षरों के लिए जो जीभ का गोलापन होना चाहिए वो हो नहीं पाता और अक्सर जो है ऐसे बच्चे ठीक से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते। भाई जैसे स को फ बोलेंगे, फ को ब बोलेंगे, प को फ बोलेंगे, इस तरीके से प्रॉब्लम इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। और साथ में अगर माउथ ब्रीदिंग की भी दिक्कत हो गई होगी तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा कंपाउंड हो जाएगी।
भाई अब सीधी सीधी बात ये समझ लीजिए कि अब क्योंकि दांत आपके सीधे खड़े नहीं है ना, आगे पीछे हो गए हैं, थोड़ा कोई गोल घूम गया है, कोई एक के पीछे एक चला गया है, तो क्या हो जाएगा, जैसा चबाना चाहिए था दांतों को, दांत कैसे चबाते हैं, ऊपर वाला दांत और उसके बीचों बीच में नीचे वाला दांत जब जाके फिट होता है तो इस ग्रूव के अंदर खाना चबता है। लेकिन जब दांत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो वो इधर लगेगा या वो इधर लगेगा या वो आगे लगेगा, तो जैसा सेटिंग बैठनी चाहिए वो सेटिंग बैठती नहीं है, जिसकी वजह से खाना चबाने में भी दिक्कत आती है और ज्यादा समय तक चबाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब जो खांचे के अंदर खाने का हिस्सा चबना चाहिए था वो चब ही नहीं रहा है। और इसी तरीके से एक रिलेटेड और प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं TFO। TFO का मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन, क्योंकि अब आपके दांतों के बीच में जो गैप होना चाहिए था वो गैप है नहीं, जो सिमेट्री बननी चाहिए वो सिमेट्री भी नहीं बैठ रही है, तो दांत एक दूसरे को घिसना शुरू कर देते हैं और कटने लगते हैं। और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में यदि इसको ध्यान नहीं दिया गया या टाइम से ठीक नहीं कराया तो दांत धीरे धीरे पतले होते जाते हैं और एक पॉइंट पर आकर दांत टूट जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दांत इतना ज्यादा घिस जाते हैं कि आपस की पूरी सेटिंग ही चेंज हो जाती है और जहां वो क्लास 1 में बंद होने चाहिए थे, माने एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जिसमें दांत एक खास तरीके से नॉर्मल माने जाते हैं, जब वो बंद होते हैं उसको भी शिफ्ट करके कहीं और ही बंद होने लगते हैं। तो कई बार पीछे के दांत डैमेज हो जाते हैं, कई बार आगे के दांत डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि दांत जो है सही तरीके से बंद नहीं होते। अब बात ये आ गई कि भाई जब दांत ठीक तरीके से बंद नहीं होते तो इधर उधर के दांत घिस देते हैं, पर अगर प्रॉब्लम ज्यादा शिफ्ट हो जाती है तो कई बार जबड़ा भी दाएं या बाएं खिसकने लगता है मुंह बंद करते वक्त, जिसकी वजह से यहाँ पर एक जॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। इस जॉइंट के ऊपर खिंचाव पड़ने लगता है और एक जगह दबाव बढ़ने लगता है और एक जगह सूजन बनने लगती है। तो इसी के साथ एक नई बीमारी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं TMD, टेम्पोरोमैंडिबुलर डिजीज। और ये डिजीज बनने का कारण सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जबड़ा ठीक तरीके से नहीं चल रहा, तो एक तरीके से खिंचाव हो रहा है, एक तरीके से दबाव बन रहा है, तो यहाँ पर जो हिस्सा हो गया वो आपका कॉम्पनसेट करने के लिए सूज जाएगा या घिस जाएगा, उस तरीके से वो टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर या टेम्पोरोमैंडिबुलर डिजीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे गाड़ी के 4 पहिए हैं, एक 2 पहियों में हवा ज्यादा है, 2 पहियों में हवा कम है, तो जिस तरफ हवा कम होगी उस तरफ के जो शॉकर्स होंगे उनके ऊपर लोड ज्यादा पड़ेगा, जिधर हवा ज्यादा होगी उधर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि सारा जो उनका अरेंजमेंट है वो गाड़ी का बिगड़ गया है और उनको इधर वाले टायरों को बैलेंस करने के लिए अपने आप को लोड उनका ज्यादा उठाना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से बैलेंसिंग का जो एक्ट होता है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपके दांतों में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और ये आपको आगे जाके नुकसान देगी। तो ये तो हुई इन शॉर्ट क्राउडिंग या टेढ़े मेढ़े दांतों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके बारे में क्या क्या आपको दिक्कतें आएंगी वो मैंने आपको भी बताया। अब ऐसा होता क्यों है ये भी समझ लेते हैं। भाई आमतौर पे बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं वो 2.5 साल तक आ जाते हैं और 11-12 साल में जाके वो दांत बदलना शुरू होते हैं, जब आपके परमानेंट दांत लगभग सारे आ जाते हैं और पुराने दांतों को रिप्लेस कर देते हैं। पर आप कभी ध्यान देना कि छोटे बच्चों के जो दूध के दांत होंगे उनमें क्राउडिंग की प्रॉब्लम नहीं होती आमतौर पे। अगर 100 केस आप देख रहे हो तो 90 से 95% केसेस के अंदर मैं आपको सेफली बोल सकता हूं कि बच्चों के दांत बिल्कुल आगे पीछे नहीं होंगे, एक लाइन में सारे दांत आए हुए होते हैं। पर ऐसा क्या हो जाता है कि जब वो दूध के दांत गिर के परमानेंट दांत आने का नंबर आता है तो ये क्राउडिंग की समस्या आने लगती है। तो सबसे पहली बात जो साइंस ये कहती है कि इसमें जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट है। जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब है कि भाई माँ जो बच्चा होता है उसके आधे जीन्स माँ से आते हैं और आधे जीन्स पिता से आते हैं। तो जॉ की जो हड्डी का साइज है और दांतों का जो साइज है अगर वो मिसमैच होने लगता है तो उसकी वजह से कई बार या तो दांतों में स्पेसिंग रह जाती है या इस प्रकार की क्राउडिंग हो जाती है। दूसरी जो चीज आपको समझने वाली है वो है हमारा खान पान। जैसा मैंने शुरू की वीडियो में बताया था कि जो प्री हिस्टोरिक मैन है या शुरू में जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनके अंदर तो क्राउडिंग की जो एविडेंसेस हैं वो बहुत कम आती है। तो अब क्या हो गया कि मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर बच्चों के अंदर इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि हर एक बच्चे को क्राउडिंग हो रही है या 4 में से 3 बच्चों में क्राउडिंग आ रही है। उसका सिंपल रीजन ये है
कि हमारे बच्चों का लाइफस्टाइल होने की वजह से, लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से हम सब लोग मॉडर्न फूड पे शिफ्ट हो गए हैं, जो कि शुगरी है और सॉफ्ट है। माने हमने हार्ड फूड खाना बंद कर दिया है। अगर आप ध्यान दें तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जब उनके दूध के दांत आ रहे होते हैं तो हम कहते हैं इनको टीथर दीजिए ताकि उनका जॉ स्टिम्युलेट हो, और वो जॉ स्टिम्युलेट होने से जो उनका टीथ का जो इरप्शन है वो बराबर डेवलप हो जाए। लेकिन जब परमानेंट आपका टीथ आने लगते हैं तो तब तो कोई टीथर आप यूज ही नहीं करते। और जो बच्चों की डाइट होती है वो आमतौर पर इतनी सॉफ्ट होती है कि वो प्रॉपरली जो दांत होते हैं वो रिजॉर्व भी नहीं करते, माने वो अपनी जगह ही नहीं छोड़ते। तो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि दूध के दांत गिरते ही नहीं है और बच्चा एडल्ट एज तक चला जाता है और वो दूध का दांत रिटेन डेसिडुअस दूध में कन्वर्ट हो जाता है, माने वो गिरता ही नहीं है, उसको निकालना पड़ता है। तो जब दूध का दांत गिरेगा तभी तो पक्का दांत आएगा उसके अंदर नीचे से। तो इसीलिए जॉ का स्टिमुलेशन होना भी बहुत जरूरी है। तो जो बच्चे बहुत सॉफ्ट डाइट पर रहते हैं, सलाद नहीं खाते हैं या हार्ड फूड्स अवॉइड करते हैं, फ्रूट्स जो है सीधा टीथ से नहीं खाते, उनको इस प्रकार की दिक्कतें भी आती हैं। अगर दूध के दांत बहुत जल्दी खराब हो गए हैं और इस वजह से उनको निकाला जाने पड़ा है तो भी आप ये बोल सकते हो कि उसके अंदर जो है क्राउडिंग की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो परमानेंट दांत दूध के दांतों की जड़ों को गाइडिंग फोर्स समझ के ऊपर आते हैं, अब उनको वो स्टिमुलेशन नहीं मिलता है और वो दाएं बाएं आगे पीछे उठ सकते हैं, जिसकी वजह से भी आपको क्राउडिंग की समस्या की शिकायत हो सकती है। अगर आप बच्चों में किसी प्रकार की कोई ऐसी आदत है, मैं बार बार बच्चे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो क्राउडिंग की जो शुरुआत होती है वो बचपन से ही शुरू हो जाती है, और अगर उसमें कुछ आदतें ऐसी मिल जाएं जो कि इसको सोने पे सुहागा कन्वर्ट कर दें, तो आप ये मान के चलिए कि बच्चों के दांतों का सत्यानाश होना कन्फर्म है। तो अगर वो बच्चे थंब सकिंग करते हैं, टंग थ्रस्टिंग करते हैं या इस प्रकार की कोई ऐसी आदत करते हैं जिससे कि ये जो दांतों में जैसा अरेंजमेंट होना चाहिए वैसा नहीं होता है, तो भी दांत जो पक्के दांत आएंगे वो गड़बड़ तरीके से आएंगे और क्राउडिंग की समस्या हमें वहां पर देखने को मिलेगी। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल टंग टाई का भी होता है, जिसमें बच्चों की कोई गलती नहीं होती। कंजेनाइटली यानी जन्म के साथ ही बच्चों की जो जीभ होती है वो नीचे तालू के साथ चिपकी भी रहती है, जिसकी वजह से टंग का मूवमेंट हो नहीं पाता और ऊपर का जो जबड़ा है वो पूरी तरीके से दब जाएगा और दांत आपके क्राउडिंग में निकल जाएंगे। तो जब भी कभी टंग टाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए तो इसका जरूर आप फ्रेनेक्टमी करा के सोल्यूशन करा सकते हैं और बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम शुरुआती लेवल पे ही ठीक की जा सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा पोस्चर होता है, आजकल के बच्चों में हम देखते हैं या बड़ों में भी हम देखते हैं कि मोबाइल फोन जब से आया है उस ज्यादातर लोगों की गर्दन जो है वो ऐसे सामने झुकी हुई रहती है। तो आपके जो सर का जो वेट है वो आगे ट्रांसफर हो जाता है, और जब आगे ट्रांसफर हो जाता है तो ये जो जॉइंट होता है इसके ऊपर प्रेशर आता है और ये जो सारी मसल्स हैं ये इसको कॉम्पनसेट करती हैं। तो पोस्चर अगर आपका सही नहीं होगा तो जॉ की ग्रोथ भी आपकी प्रॉपरली नहीं होगी और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए फिर आपके दांतों में भी क्राउडिंग होने की संभावना हो सकती है। तो बच्चों को अभी से सिखाइए कि जो सर है वो बिल्कुल ऑन द शोल्डर्स होना चाहिए, आगे या पीछे करने के ही जो है उनको आदत से अवॉइड करिए, ताकि ये आदत जो है वो शुरू में ही बंद कर पाएंगे। एक पूरा वीडियो हम कवर करेंगे जिसमें कि हम ये बताएंगे कि आपकी जो क्राउडिंग की समस्या है ये कैसे ठीक की जा सकती है, क्या क्या सीवियरिटी के हिसाब से क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम ऑफर कर सकते हैं, और अगर इसको शुरू में ही रोक दिया जाए या कुछ एफर्ट शुरू में ही कर दिए जाए तो ये काफी हद तक कम भी किया जा सकता है और इसको मैनेजेबल बनाया जा सकता है, ताकि बच्चों को आने वाले समय में दिक्कतें ना आए। पर मेरे ख्याल में आज के वीडियो में ये ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, तो इसको यहीं तक सीमित रखेंगे। अगले वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया देखने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, इसी कामना के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।